नमस्कार बच्चों, अपना पॉइंट चल रहा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि बीए प्रथम वर्ष का है। इसमें अपने अमेरिकी क्रांति के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसमें अपना कारण चला था नई आर्थिक नीति। इसके अंतर्गत अपने बात की थी इंग्लैंड ने फ्रांसीसी सेना को पराजित करके उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में इंग्लैंड का धन व्यय काफी हुआ, तो इंग्लैंड ने इस धन की प्राप्ति के बारे में सोचा, क्योंकि इन युद्धों के कारण उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिसे सुदृढ़ करने के लिए उसे एक नई कर व्यवस्था की जरूरत थी। तो उसने उपनिवेशों से ये क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए उपनिवेशों पर अनेक कर लगाने के बारे में सोचा, परंतु उपनिवेशों ने इस कर व्यवस्था का विरोध किया। इसका कारण उपनिवेशों ने बताया कि वे इंग्लैंड द्वारा कर व्यवस्था का विरोध करते हैं। उसने इसके अंतर्गत शुगर एक्ट जारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन उपनिवेशों से कठोरतापूर्वक कर वसूलना था, परंतु उपनिवेशों के लोगों ने शुगर एक्ट का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में विद्रोह की भावना जागृत हो गई। परिणाम स्वरूप उपनिवेशों ने इंग्लैंड का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद करेंसी एक्ट, उसी वर्ष इंग्लैंड की संसद ने एक मुद्रा कानून करेंसी एक्ट पास किया। इसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई करेंसी वैध नहीं मानी जानी थी। वह यह कि बहुत से उपनिवेश नकद रुपए के स्थान पर कागज के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे। इससे इंग्लैंड के आर्थिक हितों को हानि पहुंचती थी। नए कानूनों के उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया, क्योंकि उनके पास नकद रुपए की कमी थी। स्टाम्प एक्ट, पैंसठ ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया। इस कानून के द्वारा समाचार पत्र, कड़ी आलोचनाओं वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसी पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया।
बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन हत्याकांड इतिहास में काफी प्रसिद्ध घटना है। बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति ने उपद्रवकारियों को और भी उत्तेजित कर दिया। जून 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक और कठोर कदम उठाया। उसने न्यूयॉर्क की विधानसभा को इसलिए निलंबित कर दिया कि अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाई थी। ये कदम उपनिवेशों की स्वाधीनता के मूल तत्वों पर कुठाराघात था। दोनों के मध्य असंतोष बढ़ता गया और अंत में 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच अंग्रेज सैनिक और स्थानीय नागरिकों के मध्य झड़प हो गई। पहले तो इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से काम लिया गया। बर्फ और मुक्कों से काम लिया गया, परंतु अंत में घबराए हुए ब्रिटिश सिपाहियों ने गोलियां चला दी। इससे 3 नागरिक मारे गए। 3 नागरिक मारे गए। उपनिवेशों के उपद्रवकारियों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन में इसने बहुमूल्य सहयोग दिया। एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है कि इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी जा सकती है। इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हत्याहिंसा और नृशंसता के प्रमाण रूप में चित्रित किया गया है, जिसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। देशभक्तों का आंदोलन। देशभक्तों का आंदोलन। बोस्टन टी पार्टी। टाउन रोड शुल्कों को हटा लिए जाने के बाद उपनिवेशों में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया। अभी भी अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति काफी सद्भावना थी, विशेषकर धार्मिक धनिक वर्गों में। वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराए गए दंगे तथा बहिष्कार के विरुद्ध थे, क्योंकि गड़बड़ से व्यापार को हानि पहुंचती थी। साधारण अमेरिका को भी इंग्लैंड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने की अधिक इच्छा नहीं थी। वह तो केवल यह चाहता था कि अपने खेत या दुकान पर आज़ादी से काम कर सके और शांति से अपना निर्वाह कर सके। परंतु देशभक्तों तथा
अतिवादियों का एक छोटा सा वर्ग विवाद को जीवित रखने के पक्ष में था। उनका मानना था जब तक चाय कर रहेगा उपनिवेशों पर इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा। इसकी आड़ में भविष्य में कभी भी सिद्धांत का पूर्ण प्रयोग किया जा सकेगा। अतः उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्धांत का डटकर विरोध किया जाना चाहिए। सहयोग से उग्रवादियों को शेमू एडम जैसा आदर्श नेता मिल गया। उसमें साहस बुद्धि भी थी। उसकी वाक्य शैली सुस्पष्ट और निकपट थी। उसको एक सबल राजनीतिक दल का समर्थन भी प्राप्त था। इसका मुख्य ध्येय अमेरिकी लोगों को अपने महत्व का आभास कराना और उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करना था। इसके लिए उसने लेखों भाषणों का सहारा लिया और पत्र व्यवहार भी समितियों की स्थापना की। इंग्लैंड की सरकार की एक भारी भूल ने असंतोष की ज्वाला को पुणे पर ज्वलित कर दिया। इंग्लैंड की शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक आर्थिक दशा इस समय संकटग्रस्त हो गई थी। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की पूर्ति का एकाधिकार था, परंतु इस समय इंग्लैंड के गोदामों में चाय भरी थी। उसका कोई ग्राहक नहीं था। यदि कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार मिल जाए तो कंपनी दिवालिया होने से बच सकती थी। चाय का अमेरिका में अगर इंग्लैंड को चाय पहुंचाने का एकाधिकार मिल जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता था। वैसे भी अमेरिका में 1770 ईस्वी के बाद से ही चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत बढ़ गया था। अतः कंपनी की प्रार्थना में 1773 ईस्वी में संसद ने चाय अधिनियम पास करके 1773 ईस्वी में चाय अधिनियम पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दिया गया। अमेरिका में जो चाय निर्यात करने का जो एकाधिकार था वो 1773 में चाय अधिनियम के अंतर्गत इंग्लैंड को दिया गया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था। आशा ये थी कि उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ़ थी और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। इंग्लैंड के जहाज जब चाय से भरे हुए अमेरिका में पहुंचे तो वहां पर खरीदने वाला कोई नहीं था। विवश होकर अधिकांश जहाजों को वापस इंग्लैंड भेजना पड़ा, परंतु बोस्टन बंदरगाह पर
कुछ जहाज रुक गए। बोस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे, बोस्टन के गवर्नर के पुत्र और भतीजे यहाँ कंपनी के प्रतिनिधि थे और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतारकर गोदाम में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में 26 दिसंबर 1773 ईस्वी में की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण करके जहाजों पर हवा बोल दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। चाय को समुद्र में फेंक दिया। ये घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। 1773 में चाय अधिनियम पारित हुआ और उसी के अंतर्गत इंग्लैंड से कई जहाज चाय लेकर अमेरिका के तटों पर पहुंचे, परंतु वहां पर उन्हें चाय खरीदने वाला कोई नहीं मिला और वे जहाज वापस लौट गए। परंतु बोस्टन बंदरगाह पर कई जहाज रुके हुए थे। वहां के गवर्नर का पुत्र और भतीजा चाय वहां पर उतारने के लिए तैयार थे। उसी दौरान 26 दिसंबर 1773 ईस्वी को पचास 60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का भेष बनाकर और चाय को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के एक कानून का पालन करते हुए काम किया था। उपनिवेशों ने संसद की अवहेलना करके उसके अधिकारों को चुनौती दी। जॉर्ज तृतीय जैसा शासक इस प्रकार की कार्रवाई को कभी सहन नहीं कर सकता था और न ही संसद इसे सहन कर सकती थी। अतः संसद ने 5 निष्ठुर नियम पास किए जिनका उद्देश्य अमेरिका में उग्रवाद का दमन करना था। पहले नियम के द्वारा बोस्टन बंदरगाह को उस समय तक बंद कर दिया गया जब तक चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। इससे बोस्टन नगर का जनजीवन ही संकट में हो गया, क्योंकि इसका सीधा अर्थ था बोस्टन के आर्थिक विनाश। दूसरे नियम के अंतर्गत मैसाचुसेट्स के सभासदों, जिन्हें पहले उपनिवेशों निर्वाचित करते थे, की नियुक्ति करने का अधिकार राजा को दिया गया। गवर्नरों को न्यायाधीश नामांकित करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर की अनुमति के बिना नगर सभाओं की बैठक पर रोक लगा दी गई। तीसरे नियम के अंतर्गत हत्या संबंधी सभी मुकदमे इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में न्याय हेतु भिजवाने का प्रावधान था। चौथे नियम द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए समुचित आवास की व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों के ऊपर दे दिया गया। पांचवें नियम के अनुसार कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों की सहिष्णुता प्रदान की गई। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इन नवीन कानूनों से सारे अमेरिका में सनसनी पैदा हो गई।
लोगों ने इसे दमनकारी कानून का आरोप किया। इन कानूनों का उद्देश्य वहां पर अपना प्रभाव उपनिवेशों पर स्थापित करना था। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और आवश्यक खाद्य पदार्थ भेजे जिनकी उपनिवेशों में बड़ी आवश्यकता थी। वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों और प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा। परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 1776 ईस्वी को महाद्वीप को इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स व जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी और दक्षिणी कैरोलिना के जॉर्ज रूटलेज और प्रमुख थे। कांग्रेस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना। उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करना। उनके न्यायोचित अधिकारों और स्वतंत्रता को पुनः प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना। ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध बनाना। अधिवेशन के निर्णयानुसार एक घोषणा पत्र तैयार करके इन्हें भेजा गया। ये एक प्रकार से अधिकारों और शिकायतों का एक घोषणा थी। कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य एक संघ का संगठन था जिसने व्यापार बहिष्कार को पुनः जीवित किया और गांव-गांव में सुरक्षा समितियां स्थापित करने तथा ब्रिटिश माल का उपयोग करने वालों की सूचना कांग्रेस को भिजवाने का निश्चय किया गया। अंत में यदि गड़बड़ समाप्त न हो तो मई 1775 में एक और सम्मेलन बुलाने का भी निश्चय किया गया। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। लेक्सिंगटन और कनकॉर्ड की घटनाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बजा दिया और ऐसी ही अनिश्चितता में 10 मई 1775 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। नामक स्थान पर 10 मई 1776 को यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। बोस्टन के धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। टॉम जेफरसन और फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी थे। काफी वाद विवाद के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया। हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत है और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह लाभ्य है। जो शासक हमारे शत्रुओं ने हमें उठाने, जो शस्त्र हमारे
शत्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किए हैं, उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने सेना खड़ी करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रधान सेनापति बना दिया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय तथा ब्रिटिश संसद ने औपनिवेशिक ओर से कई प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। 23 अगस्त 1775 ईस्वी में जॉर्ज तृतीय ने एक घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस प्रकार संघर्ष का सूत्रपात हो गया।